आपल्या सर्व मुक्त विचार मंचच्या सभासदांचं स्वागत. आजचा आपला विषय आहे मांसाहार आणि शाकाहार. आता दोन्ही बाजू आपण समजून घेणार आहोत. मांसाहाराच्या आणि शाकाहाराच्या बाबतीत बऱ्याच लोकांच्या उलटसुलट प्रतिक्रिया असतात. तर इथे आपल्याला दोन्ही बाजू अशा प्रकारे समजून घ्यायच्या आहेत की शाकाहार करणारे आणि मांसाहार करणारे यांना शास्त्रीय दृष्टीने काय आधार आहे आणि शाकाहाराच्या विशेष जे प्रोत्साहन देणारे लोक आहेत त्यांचं बाजू काय आहे ती पण आपल्याला समजून घ्यायची आहेत. यासाठी आपल्या सोबत आहेत मनन देसाई. मनन देसाई हे क्वालिफिकेशन त्यांचं इंजिनिअरिंगचं आहे आणि 3 वर्ष त्यांनी जॉब पण केलेला आहे. परंतु पुढे पर्यावरणाच्या ॲक्टिव्हिझमसाठी आणि विशेष करून वेगन म्हणजे शाकाहारासाठी त्यांनी आपला जॉब सोडून पूर्णपणे आपल्या ह्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये झोकून दिलेला आहे. मागे जेव्हा आपल्याकडे आरेमध्ये वृक्षतोड झाली त्यावेळेला त्यांनी आंदोलनात भाग घेतला होता आणि त्यांच्यामध्ये त्यांना जेल देखील झाली होती. असे पूर्णपणे वेगन म्हणजे केवळ शाकाहार नाही तर त्याच्यामध्ये दूध दुभतं सुद्धा म्हणजे डेअरी प्रॉडक्ट सुद्धा वर्ज्य करणारे म्हणजे प्राण्यापासून येणारा कोणताही पदार्थ न खाणारे अशा प्रकारची जी चळवळ आहे वेगन भारत अभियान ह्याचे जे 500च्या वर ऍक्टिव्हिस्ट आहेत त्यांच्यासोबत ते काम करतात. त्यांच्याकडून आपल्याला ही जी वेगनची भूमिका आहे किंवा शाकाहाराची भूमिका आहे त्याच्या मागे कोणतं शास्त्रीय तत्व आहे किंवा एक मानवतावादी भूमिका आहे ते आपल्याला ते सांगणार आहेत. ते केवळ वेगनच नाहीत तर प्राणी बचाव आंदोलन म्हणजे प्राण्यांच्या सुरक्षिततेसाठी किंवा त्यांना मारलं जाऊ नये किंवा इतर कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा नाश होऊ नये म्हणून देखील त्यांचं जे वेगन भारत आहे ते ऍक्टिव्ह आहे. आता आपण त्यांना विनंती करूया की त्यांनी आपल्या ह्या आंदोलनासंबंधी आणि विशेष करून आपल्या ह्या शाकाहारासंबंधी आपली भूमिका मांडावी. त्यानंतर मग आपले जोसेफ सर शास्त्रीय दृष्टिकोनातून त्याच्यावर आणखीन मंथन करतील आणि मग शेवटी आपण प्रश्नोत्तरासाठी वेळ देणार आहोत. मनन सर. सर एक व्हिडिओ प्ले करते. अल्मेडा सर. येस. अल्मेडा सर. येस. त्यांचा एक व्हिडिओ प्ले करतोय. हा हा. थोडा वेळ त्यांचा व्हिडिओ पाहूया आपण. त्याला साऊंड नाही आहे का? Thank you, Siddesh. Yes, welcome, sir. नमस्कार, मेरा नाम मनन देसाई है और मैं सबसे पहले मुक्त विचार मंच का मैं आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इस टॉपिक पर इस विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया।
और सभी दर्शक है और सभी जो लोग हैं, मैं उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ इस डिबेट के ऊपर। तो अ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, एक वीगन एक्टिविस्ट हूँ और एक पर्यावरण एक्टिविस्ट हूँ और मैं सेव आरे मूवमेंट जो मुंबई में हुआ, जो पेड़ों को बचाने के लिए, उसमें मैं एक्टिव था। और जब 4 अक्टूबर की रात को जब पेड़ काटे गए, तब हम रात को वहां पर गए और हमारा अरेस्ट हमको किया गया, जेल के अंदर हमने समय बिताया उसके लिए। तो इस प्रकार से मैं इस प्रकार से 3 साल, लगभग 3 से 4 साल से मैं लगातार पर्यावरण और वीगनिज्म के लिए अपनी आवाज उठा रहा हूँ। और वीगन भारत अभियान के अंदर लगभग हमारे 250 से 300 लोग एक्टिव मेंबर है और मेरे जो ब्लॉग और वीडियो जो हम डालते हैं, उसके ऊपर हजारों लोग वो वीडियो पोस्ट देखते हैं और कई लोगों ने यह मांसाहार और जो दूध और पशु के पदार्थों को छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हम यह सब हमारी एक्टिविटीज जो चल रही है। तो सबसे पहले मेरा जो सबसे पहला पॉइंट यह है कि मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जो हमारा मूवमेंट है, हम किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं है या किसी भी धर्म या परंपरागत खान-पान के खिलाफ हम नहीं है। और जो जो जिस प्रकार से गौ रक्षा के नाम पर हिंसा कई जगहों पर होती है, तो हम उस प्रकार की हिंसा के बिल्कुल ही खिलाफ है। हम जो पशु क्रूरता की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम जो बनाया गया है, हम उस सिस्टम के अगेंस्ट है, हम किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है। और दूसरा कि हम इंसान को बुरा नहीं मानते, जो जो भी व्यक्ति मांसाहार या पशु पदार्थ का सेवन कर रहा है, हम उसे बुरा कभी नहीं कहते या हम किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से हम सभी व्यक्तियों का सम्मान और आदर करते हैं। तो अभी मैं मेरी शुरुआत करना चाहूँगा। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम इस दुनिया में हम अभी देख रहे हैं, सबसे बड़ा संकट इस दुनिया पर हम देख रहे हैं, किस प्रकार से कोरोना वायरस पूरे 1 साल से यह फैला हुआ है और कितनी लाखों लोग इसमें मारे गए पूरे विश्व में और कितनी बड़ी संकट यह है। तो यह महामारी का जो इश्यू है, तो यह महामारी कहाँ से फैल रही है, इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। तो सबसे पहले यह जो कोरोना वायरस जो आया है, विश्व के सभी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि यह एक चाइना के वुहान का जो मार्केट है, वहाँ पर जो पशु का लाइव एनिमल मार्केट है, जहाँ पर पशुओं को काटा जाता था और उनको खाया जाता था, वहीं पर से यह वायरस पैदा हुआ और इंसानों के अंदर आया है। तो यह कोरोना वायरस ही नहीं, बल्कि अभी आप दूसरा यह वायरस बर्ड फ्लू नाम का एक वायरस है, जो चिकन के अंदर आया है और बहुत सारे चिकन के अंदर इस प्रकार से फैल गया है। तो यह भी एक वायरस है जो मनुष्य के लिए वैज्ञानिक जो बता रहे हैं कि यह बर्ड फ्लू वायरस भी अगर कोरोना वायरस के प्रकार अगर मनुष्य के अंदर वो म्यूटेशन अगर उसका हुआ, तो यह पूरे मनुष्य यह तो यह भी एक बहुत ही बड़ी संकट मनुष्य के ऊपर या मानव जाति के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा यह वायरस है। तो इस प्रकार से इतिहास में भी अगर आप देख लें तो कई प्रकार के वायरस जैसे कि पिग फ्लू जो वायरस है, यह जो सूअर हम खाते हैं वहीं से यह पिग फ्लू वायरस आया है। फिर यह अफ्रीका के अंदर इबोला वायरस है, वह जो वहाँ के चिंपैंजी मीट, जो चिंपैंजी का जो मांस है वो लोग खाते हैं, उसकी उसी से यह इबोला वायरस आया है। फिर आप देखेंगे कि बर्ड फ्लू के बारे में मैंने बताया जो चिकन से आ रहा है। फिर यह सार्स वायरस है, सार्स वायरस भी चाइना के अंदर चिकन के फार्म से आया। तो इस प्रकार से कितने सारे वायरस हैं जो आ रहे हैं। और दूसरी बात कि 1918 के अंदर जो महामारी आई थी, उसमें लगभग पूरे विश्व में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए थे। और उसके अंदर वह जो महामारी थी, वह उसको यह स्पेनिश फ्लू नाम दिया गया था। वह भी कांसास अमेरिका के अंदर एक चिकन का जो पशु फार्म था, उसी के अंदर से यह वायरस आया था। और यह पूरा जिसे एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। तो यह 1918 में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसमें पूरे विश्व में यह महामारी फैली थी और करोड़ों लोग इसके अंदर मारे गए थे।
तो क्या मनुष्य ने इतिहास से कुछ भी हमने सीखा है, तो यह पशु फार्म किस प्रकार से महामारी को फैला रहे हैं, तो अब यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है। तो यह एक महामारी का एक बहुत बड़ा विषय इसमें है। और दूसरा जो तो यह तो बात हो गई महामारी की। तो यह वायरस यह पशु फार्म के अंदर से क्यों आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कि सबसे पहला कारण यह है कि यह जो पशु फार्म होते हैं, इसमें जो चिकन और मुर्गे और बकरे यह सबको बहुत ही गंदी हालत में रखा जाता है। उन्हें अपने ही मल और मूत्र के अंदर उनको दिन-रात उनको बैठना पड़ता है। यह जो पशु फार्म जो होते हैं, उसके अंदर सूर्य की रोशनी नहीं होती है, साफ हवा-पानी नहीं मिलता उन्हें। और बहुत ही गंदे हालात होते हैं, वहाँ पर कीड़े, मधुमक्खियाँ सब फैली होती है, चूहे भी फैले होते हैं। तो ये हमारे एक्टिविस्ट ने हमने यह खुद अपनी आँखों से देखा है और कि किस प्रकार से यह गंदगी पशु फार्म के अंदर होती है और हमारे पास इसके डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस है। हमने वीडियोज़ है, सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कि किस प्रकार से गंदगी या पशु फार्म के अंदर फैली हुई है। तो यह सब जो गंदगी है यही गंदगी के वजह से यह सब वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारे प्रकार के जीवाणु यह सब फैल रहे हैं। और तो यह पशु फार्म जो है यह मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया है कि यह सबसे बड़ा खतरा मनुष्य जाति के लिए है। तो यह एक बात हो गई। अभी दूसरी बात जो आती है पशु क्रूरता की। तो पशु क्रूरता की जब हम बात करें, तो इसके लिए तो 1 घंटा भी कम होगा, लेकिन मैं 20 मिनट के अंदर मैं मेरी बात रखना चाहूँगा कि जब हम पशुओं की हम बात करते हैं, तो हम अपने घरों के अंदर कुत्तों को पालते हैं, बिल्लियों को पालते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। और अगर हमको सड़क पे अगर कोई मान लो अगर कोई पशु सड़क पे अगर घायल है, तो हम उसे बचाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर यह जो करुणा, दया जो भावना पशुओं के प्रति है, तो यह जो करुणा है, यह दया है, यह सिर्फ़ यह कुत्ते और बिल्ली और यह कुछ ही चुनिंदा पशुओं के लिए क्यों है? तो क्या यह जो करुणा है, यह क्या चिकन एक पक्षी नहीं है? जब हम एक पिजन जो पक्षी होता है, आपने कई बार यह मुंबई में मैंने देखा है कि यह पिजन अगर एक छोटा-सा एक पक्षी किधर फँस जाता है, तो तुरंत ही फायर ब्रिगेड को हम फ़ोन करते हैं और फायर ब्रिगेड आती है उसको बचाने के लिए और हम कितना प्रयत्न करते हैं इन पंछियों को, पशुओं को बचाने के लिए। तो चिकन भी तो एक पक्षी है, तो हम यह भेद एक एक पक्षी को एक पक्षी को आप बचा रहे हैं और दूसरे पक्षी को आप उसका कत्ल करके क्यों खा रहे हैं? तो यह तो हम भेदभाव क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से? तो और दूसरी बात इसमें यह है कि अ, अभी अगर हम अ, पशु क्रूरता की बात करें, तो चिकन और जो अंडे की जो इंडस्ट्री है, यह एक बहुत बड़ा उद्योग है। और इसके अंदर सबसे पहले जो चिकन होते हैं, उनका बहुत ही उनके ऊपर अत्याचार होता है। ये जो चिकन और अंडे की जो उद्योग है, उसके अंदर जो नर जो पैदा होते हैं, उसकी कोई ज़रूरत अंडे उद्योग को नहीं होती है। तो जो नर चूज़े पैदा होते हैं, उन्हें तुरंत ही उन्हें मार दिया जाता है, पैदा करके ही उन्हें एक मिक्सर होता है और एक मिक्सर और बहुत बड़ा ग्राइंडर के अंदर उन्हें पूरा पीस दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्रूरता होती है और फिर पैदा होते ही जो चिकन और अंडे देने वाली मुर्गियाँ जो होती है, उनकी जो चोंच होती है उसको काट दिया जाता है बिना एनेस्थीसिया का उपयोग किए हुए। उनकी चोंच और उनके जो ये पंजे होते हैं उनको काट दिया जाता है ताकि क्योंकि उनको बहुत ही छोटे से एरिया में उनको रखा जाता है। तो और यह जो बैटरी केजेस का जो सिस्टम है, यह फैक्ट्री फार्मिंग का सिस्टम है जिसमें एक A4 साइज़ का पेपर आप ले लो। A4 साइज़ का एक छोटा-सा पेपर के अंदर यह पक्षियों को बंद पिंजरे के अंदर रखा जाता है और दिन-रात अपने ही मल और मूत्र के अंदर वह पड़े रहते हैं और बहुत ही गंदगी में और इस प्रकार के हालात वहाँ पर है।
तो इस यह सब करने की हमें क्या जरूरत है? तो इस प्रकार से यह हो रहा है। और दूसरी पशु क्रूरता की अगर हम बात करें, डेयरी उद्योग की अगर हम बात करें, तो गाय भैंस का जो दूध हम ले रहे हैं, उसके लिए किस प्रकार से गाय भैंस के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप खुद ही इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। इंटरनेट पर काफी सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं मेरे बोलने से तो आपके दिमाग में जाएगा ही। तो यह जो डेयरी उद्योग है, तो गाय भैंसों को सबसे पहले अगर एक गाय दूध कब देती है, जब वह प्रेग्नेंट होती है, जब वह गर्भवती होती है। तो उसे गर्भवती करने के लिए उसे एक ऑक्सीटोसिन का उसे इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें नर का वीर्य होता है। यह लोहे का सलिया एक होता है जिसमें नर का वीर्य डाला जाता है, और वह जो लोहे का सलिया है, वह गाय और भैंस की जो प्राइवेट जो पार्ट होता है, जो योनि होती है, उसमें यह लोहे का सलिया उसमें घुसाया जाता है। और एक एक अपना तो इस प्रकार से यह बहुत ही क्रूरता के साथ उसे गर्भवती किया जाता है। तो इस जो प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इसको कहते हैं। तो हमारी भाषा में पशु हम तो इसे बलात्कार, एक प्रकार का बलात्कार ही कहते हैं कि आप गाय भैंसों के साथ जबरदस्ती आप उसको गर्भवती कर रहे हैं, हम तो इसे बलात्कार कहते हैं। दूसरा इसमें यह है कि जो नर बछड़े जो पैदा होते हैं, तो जो डेयरी का जो उद्योग है, उसमें नर जो बछड़ा है, वह जो है वह दूध नहीं दे सकता। तो पैदा होते ही नर बछड़े को तुरंत ही मार दिया जाता है, और उसका जो चमड़ा होता है, वह चमड़े को जो लेदर इंडस्ट्री में व्हील कहा जाता है, जो चमड़े के लिए उसको तुरंत ही वह उसको मार दिया जाता है। और भारत जो है, पूरे विश्व में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हम बीफ एक्सपोर्टर, वन ऑफ द हाईएस्ट हम पशु जो जो बीफ है उसका सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत से हो रहा है। और हर साल भारत के अंदर लगभग 30 करोड़ गाय और भैंसों का कत्लेआम भारत के अंदर हो रहा है, यह बीफ एक्सपोर्ट के लिए, और हमारे जो पशु दूध और घी बटर और यह सब के लिए। तो यह सब करने की आवश्यकता है क्या मनुष्य को, और यह सब हम क्यों कर रहे हैं, हमें सोचना होगा। और तीसरा बात यह है कि यह जो गाय और भैंस जो होते हैं, जब यह दूध देना बंद कर देती है, 4 5 5 जब यह दूध देना बंद कर देती है, तो या तो इन्हें आप कत्लखानों में भेज दो, इनका बीफ एक्सपोर्ट कर लो, या तो आप उसको बहुत सारे डेयरी के मालिक होते हैं जो उन्हें खुले में ही छोड़ देते हैं। तो यह गाय कई बार प्लास्टिक के जो कचरा रास्ते पर खाते हैं, इनके पेट में कितने सारे प्लास्टिक के पदार्थ या सब भी हम इसका भी वीडियो सब अवेलेबल है, सब रिकॉर्डेड है, किस प्रकार से यह सब खा रहे हैं। तो इस प्रकार से यह सब हो रहा है, यह जो क्रूरता है, तो यह सब करना क्या सही है क्या? तो अभी हमें यह खुद को प्रश्न पूछना होगा कि हम मनुष्य होकर हम यह क्यों कर रहे हैं? हम गाय भैंस का आप दूध पीते हैं, तो आप गधे का दूध हम क्यों नहीं पीते? घोड़े का दूध आप क्यों नहीं पीते? कुत्ते का दूध आप क्यों नहीं पीते? एक प्रकृति के अंदर जो कुत्ते का बच्चा है, वो कुत्ते का ही दूध पिएगा, जो बिल्ली है वो बिल्ली का ही दूध पिएगी, जो घोड़ा है वो घोड़े का ही दूध पिएगा। तो मनुष्य ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है कि हम गाय भैंस का दूध क्यों पी रहे? हमें क्या इसकी हमें आवश्यकता है इसकी? तो यह सब प्रश्न हमें उठाना होगा। और अगर आप पशु का मांस भी अगर आप खा रहे हैं, तो सिर्फ जो अगर आप मनुष्य खुद को मांसाहारी कहता है, तो जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, जो सिंह, जो वाघ और यह सब जो होते हैं, वह तो किसी का भी मांस खा सकते हैं। प्रकृति के अंदर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ चिकन, जो लायन और टाइगर जो होता है, वह सिर्फ वह चिकन खाएगा या सिर्फ सुअर या सिर्फ बकरी, ऐसा नहीं होता है। उसे जो भी मांस रास्ते के ऊपर मिलेगा वो खा लेगा। और मनुष्य अगर खुद को मांसाहारी कह रहा है, तो क्या वह मनुष्य जो रास्ते के ऊपर जो जो जानवर होता है, उसको क्या आप काट कर आप उसको जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर मांसाहारी प्राणी जो भागता है अपने शिकार के पीछे, उसको अपने पंजे से और अपने दांतों से उसको काट कर उसको खाता है, क्या इस प्रकार से मनुष्य इस प्रकार से कर सकता है? और जो मांसाहारी प्राणी होता है, वह तो 8 8 10 दिन पुराना जो सड़ा हुआ मांस है, जो रास्ते के ऊपर पड़ा हुआ सड़ा हुआ मांस भी खा सकते हैं।
तो मनुष्य क्या इस प्रकार का सड़ा हुआ मांस पचा सकता है और खा सकता है अगर वह कह रहा है कि वह मांसाहारी है? तो यह सब प्रश्न है। और अगर मनुष्य खुद को कह रहा है कि हम मांसाहारी है, तो हमारे नुकीले ये दांत से ये मेरे नुकीले दांत आपके किधर है? जो मांसाहारी प्राणी के नुकीले दांत होते हैं, जिस प्रकार से वह पूरा का पूरा प्राणी को चबा सकते हैं, क्या आप चबा सकते हैं? आपके दांत तो सब गिर जाएंगे आप अगर करने की कोशिश करो। आपके ये नुकीले ये जो ये नेल्स जो होते हैं, ये आपके नुकीले कहाँ है? ये सब पंजे कहाँ है आपके? तो ये आप मांसाहार के लिए क्या मनुष्य का शरीर बना हुआ है? हमारे जो मांसाहारी प्राणी होता है, वह एक ही बार शिकार करके खाना खाएगा और 8-10 दिन के लिए वो फिर कुछ नहीं खाता है। 10-15 दिन के लिए फिर वो कुछ खाएगा ही नहीं। तो क्या मनुष्य 10-15 दिन खाए बिना रह सकता है? हमें तो शाकाहारी के ही जो प्राणी होते हैं, वह 4-4 घंटे के अंदर खाना खाते हैं। इसी प्रकार से हम भोजन करते हैं। सुबह हम नाश्ता करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर डिनर। हमें 4-4 घंटों के अंदर हमें खाने की आवश्यकता होती है। तो क्या हम मांसाहारी प्राणी के हिसाब से खा सकते हैं कि एक ही बार शिकार करो और 15 दिन के बाद फिर खाओ ही मत, फिर शांति से बैठे रहो? तो यह सब हमें सोचना होगा, यह सब चीजें। तो तो तीसरा बहुत बड़ा जो मुद्दा है, वह पर्यावरण का मुद्दा है कि अभी सभी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन यह एक बहुत बड़ा संकट मनुष्य के ऊपर है। तो यह जलवायु परिवर्तन का भी एक मुख्य कारण जो है, वह पशुपालन उद्योग को ही माना गया है। और जो पशु की जो जानवर होते हैं, जो गाय, भैंस, बकरे, यह सब जो जानवरों से मीथेन गैस जो आ रही है, वह मीथेन गैस से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तुम्हारा, और जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। तो यह भी हमें सोचना होगा कि विश्व में अगर इतने सारे जो जानवर है, इतने बड़ी संख्या में हम पशु की पालन कर रहे हैं, तो क्या यह पर्यावरण के लिए भी सही है क्या यह चीज? कि लगभग 70 अरब जानवरों को हम हर साल हम पूरे विश्व के अंदर हम मारकर हम खा रहे हैं, और मनुष्य की संख्या तो सिर्फ 7 ही अरब है। तो अगर हम 7 अरब, आप 70 अरब जानवरों को आप अगर खाना खिला सकते हैं, तो आप 7 अरब जानवरों को खाना क्यों नहीं खिला, आप 7 अरब मनुष्य को आप क्यों नहीं खिला सकते? तो इतने बड़ी संख्या में कैसे हम, यह तो अनसस्टेनेबल है। और एक अभी आप ही सोचो कि एक अगर गाय और एक भैंस या एक बकरा अगर है, वह उसको पैदा करने के लिए और उसको बड़ा करने के लिए कितना पानी हमें चाहिए, कितना अनाज चाहिए, कितना हमें जमीन चाहिए, तो ये सब कहाँ से आएगा? अभी एक ही गाय है, वो दिन में कितना 100-150 लीटर, एक जो प्रेग्नेंट गाय, गर्भवती गाय होती है, वह 25 किलो अनाज उसको हर दिन चाहिए, 25 किलो चारा चाहिए, 100 लीटर पानी चाहिए। तो यह सब कहाँ से आएगा? ये इतना सब आप खिला रहे हो। और दूसरी तरफ भारत के अंदर अगर हम बात करें, तो 30 करोड़ तो सिर्फ गाय भैंस को हम हर साल खिला पिलाकर बड़ा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अनाज, जो बेसिक अनाज है, चावल, गेहूं, ये भी खाने को उनको नहीं मिल रहा है। तो यह सब यह जो इस प्रकार से यह जो व्यवस्था है, तो हमारा यह कहना है कि आप यह जो चावल, गेहूं, बाजरा यह सब उगा रहे हैं, यह आप इंसानों को ही खिलाइए, आप पशुओं को मत खिलाइए। तो भूखमरी को भी आप दुनिया से मिटा सकते हैं, इसकी क्या जरूरत है? और तो तो और दूसरी अगर हम बात करें मछली के उद्योग की, अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग मछली खाते हैं। तो अभी इस इतने बड़ी पैमाने पर हम मछलियों को हम मारकर खा रहे हैं कि दुनिया में अभी मछलियों का विलुप्तीकरण हो गया है। बहुत सारी बड़ी-बड़ी मछलियां अभी समुद्र के अंदर मिलती ही नहीं है। उनकी संख्या धीरे-धीरे घट रही है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 2050 के अंदर मछलियों का विलुप्तीकरण हो जाएगा और मछलियां समुद्र के अंदर बचेगी ही नहीं, इतने सारे हम मछलियों को मारकर खा रहे हैं। तो और यह हमारा जो समुद्र है, उसको हम एक गटर मानते हैं, और यह समुद्र के अंदर हम यह सब जो हमारा कचरा हम सब डालते हैं, प्लास्टिक का कूड़ा जब जाता है, सब फैक्ट्रियों के अंदर से सब जो केमिकल होता है, वो भी सब हम समुद्र के अंदर फेंक देते हैं ऐसे ही, बिना ट्रीटमेंट के। तो यह समुद्र तो एक गटर जैसा हो गया है। तो यही मछलियां यह सब जो गंदा जो केमिकल है, यह सब अपने अंदर ले रही है, प्लास्टिक
आपने वीडियो भी देखे होंगे कितनी मछलियों के पेट के अंदर सब प्लास्टिक हमको मिला है। तो यह सब तो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप देख लो कि मछलियों के पेट के अंदर प्लास्टिक है, कूड़ा कितना सब होता है। और जो केमिकल जो होते हैं, लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी जो फैक्ट्रियों के अंदर से निकलता है, वो भी मछलियों के अंदर आ जाता है। तो इस प्रकार से मछलियों को खाना क्या सही है? तो यह भी एक बात है। तो हम इस प्रकार से मछलियों को खाते ही रहेंगे तो मछलियां भी नहीं बचेगी। तो अगर मछलियां नहीं बची तो मनुष्य भी नहीं बचेगा, क्योंकि 70% जो ऑक्सीजन आता है, 70% ऑक्सीजन का उत्सर्जन जो होता है वो तो समुद्र से हो रहा है, बड़ी बड़ी मछलियों के वजह से। और यह जो डॉल्फिन, शार्क, यह सब जो मछलियां हैं वो बचेगी ही नहीं, तो मनुष्य कैसे बचेगा? तो यह सब पर हमें विचार करना होगा। और और चौथी बात जो आती है वो हेल्थ की बात आती है, कि अभी आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में यह सब जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, कैंसर, यह सब बीमारियों की किस प्रकार से बढ़ रही है, जिसे हम लाइफस्टाइल की बीमारियां कहते हैं, या कितने बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। तो क्या 20 साल पहले यह सब बीमारियां इतनी बड़ी मात्रा में थी? और यह जो पश्चिमी अभी तो आप यह जो पश्चिमी डाइट जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न डाइट, जो पश्चिमी देश जो खाना खा रहे हैं, सुबह अंडा खाते हैं, दोपहर को चिकन खाते हैं और रात को मछली खाते हैं, इस प्रकार से पशु आधारित जो उनकी डाइट है उसके वजह से वही लोग अब बोल रहे हैं, वहां के डॉक्टर ही और वहां के वैज्ञानिक ही बोल रहे हैं कि यह जो हम खा रहे हैं उसी के वजह से या पशुओं के वजह से ही हमें सब बीमारियां हो रही है। और आप अभी शाकाहार अपनाओ और धीरे धीरे वहां यह जो वीगन का मूवमेंट पूरा आया है शाकाहार का, यह तो ज्यादा पश्चिमी लोग ही अभी उसके बारे में आ रहे हैं, वहां से ही ये सब ज्यादा बोल रहे हैं कि आप शाकाहारी बनो करके। तो यह मोटापा है, कितने 40 से 50% अमेरिका के अंदर आप देखें तो 40% लोग ऐसे हैं जो मोटे हैं, उनके अंदर चर्बी की मात्रा ज्यादा है। तो यह चर्बी कहाँ से आ रही है? जो कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, यह तो ज्यादा तो एनिमल फैट से ही आता है ना। जो चिकन, जो पशु दूध आप पी रहे हैं, बटर, घी, यह सब जो फैट चर्बी आपके अंदर यह सब बढ़ रही है। तो यह चर्बी अगर आपकी नसों के अंदर, अगर आपकी जो हृदय की जो नस होती है उसके अंदर अगर चर्बी जम जाती है तो आपको हार्ट अटैक होता है। अगर जो चर्बी होती है वो आपके दिमाग में अंदर अगर दिमाग की नसों में अगर घुस गई तो आपको ट्यूमर हो जाता है। तो इस प्रकार से यही सब बीमारियां कैसे फैल रही है? डायबिटीज, यह सब इतना क्यों बढ़ रहे हैं, आप सोचो इसके ऊपर। यह तो यह तो अभी विश्व का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो रेड मीट जो है, जिसे बकरे का मांस और सुअर का मांस जो होता है, उसे तो कैंसर के पदार्थ के रूप में उसको बोल दिया है। उसका पूरा रिपोर्ट आया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कि यह जो मांस है इससे तो कैंसर बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है, कनाडा की जो गवर्नमेंट है, उसने अपने जो लोगों को खाने के बारे में वो हर साल सलाह देते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर बोला है कि आप यह पशु पदार्थों को निकल ही दिया। वो अभी लोगों को बोलते ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा है वो लोगों को यह बोल रही है कि आप शाकाहारी बनो और शाकाहार खाओ, आप फल खाओ, सब्जी खाओ, आप अनाज, गेहूं, आप दाल, चावल, रोटी, यह सब खाओ आप। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा बोल रही है, सब लोग पूरे अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, फिजिशियंस कमिटी फॉर रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन ऑफ अमेरिका, सभी ये बड़े बड़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कितनी सारी स्टडी आई है, हार्वर्ड जो विश्व का सबसे बड़ा कॉलेज है वह ये कितनी उसकी स्टडीज है, हेल्थ के ऊपर है, इन्वायरमेंट पर्यावरण के ऊपर है, सभी लोग यह बोल रहे हैं कि यह जो पशु पदार्थ को हमें अगर बंद नहीं किया तो यह कितना बड़ा इससे प्रॉब्लम होगा। तो सभी लोग यह बोल रहे हैं। तो मेरे आप बोलने से आप मत जाओ, आप खुद ही आप रिसर्च करो, आप खुद ही देखो इंटरनेट के ऊपर, आप सर्च करो इसके ऊपर, आपको सच्चाई आपको ही मालूम पड़ जाएगी। आप मेरे बोलने के ऊपर आप मत विश्वास करो। तो यही सब तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि 2026 तक अगर वैज्ञानिकों ने यह कह दिया है कि 2026 तक हमें उस पूरे पृथ्वी को पूरे तरह से शाकाहारी बनना होगा, वरना मनुष्य का विलुप्तीकरण इस पृथ्वी के अंदर निश्चिंत है।
तो हमें यह सब जो मैंने जो पॉइंट उठाए हैं उसके ऊपर गंभीरता से हमें विचार करना चाहिए। तो यही मैं कहना चाहूँगा और मैं अपनी बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मनन सर। आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि वेगन होने में क्या फायदे हैं और पर्यावरण की दृष्टी से इसका क्या लाभ है। आपण सगळ्यांनीच ऐकलं की मनन सर हे ॲक्टिव्हिस्ट आहेत आणि वेगन म्हणजे पूर्णपणे शाकाहारी प्राणी, कोणत्याही प्रकारच्या प्राणीजन्य आहाराचा उपयोग न करणारे अशा प्रकारची त्यांची चळवळ आहे. तर त्यांनी आपली बाजू मांडलेली आहे. आता आपण जोसेफ सरांना विनंती करूया की ह्या त्यांच्या मुद्द्यामध्ये किती तथ्य आहे, शास्त्रीय दृष्टीने याच्यात काय खरं आणि काय खोटं आहे ते आपल्याला जोसेफ सर समजावून सांगतील आणि त्यानंतर मग आपण मुक्त चर्चा करूया. जोसेफ सर. आपने काफी अच्छा डेटा पेश किया है. मी मराठीत बोला मराठीतच बोला. तर तुमचा डेटा मला खूप मनोरंजक वाटला आणि माहितीपूर्ण सुद्धा वाटला. आता प्रत्येक सजीवाचं सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्ट जो आहे, जगण्याची जी प्रेरणा आहे, त्या मागचं सूत्र आहे जीवोश जीवनम. जो सबळ आहे तो दुर्बलावरती हल्ला करून त्याला आपलं भक्ष्य बनवतो आणि जग. आता बरेचसे मुद्दे तुम्ही जे मांडले की सायंटिफिक क्लेम बनवून त्या नावाने, ते सगळे सिद्ध झालेले नाही आणि त्याच्यात बरेचसे म्हणजे दुसरी बाजू सुद्धा आहे, तीही त्या ठिकाणी मांडली जाते. आता एवढा वेळ नाहीये की मी तुम्हाला दुसरी बाजू स्पष्ट करू शकेन, पण मला थोडक्यात असं सांगायचं आहे की निसर्गामध्ये जे जीव आहेत ते जगताना 3 प्रकारचं अन्न लागतं. एक कार्बोहायड्रेट, दुसरं फॅट्स आणि तिसरं प्रथिन म्हणजे प्रोटीन. तर ह्या ज्या अन्नाची गरज प्रत्येकानं असते आणि हे अन्न विविध ठिकाणी विखुरलेलं आहे. म्हणजे माशामध्ये तुम्हाला फक्त प्रोटीनच मिळतील, प्राण्यामध्ये फक्त प्रथिनच, फॅट्स किंवा प्रथिन मिळतील आणि वनस्पतीमध्ये तुम्हाला कार्बोहायड्रेट्स मिळतील. अशा प्रकारे अन्नाचं विखुरण आहे. आता व्हेजिटेरियन की नॉन व्हेजिटेरियन हा जो विषय आहे तो परंपरेने चालायला आलेले, लोकांची श्रद्धा, त्यांची धार्मिक भावना यातनं ते आलेलं आहे. एक आहे की आपण म्हणतो की आपण क्रूरता करतो प्राण्यावरती, त्यांना मारून त्यांना खातो आणि ती एक प्रकारची क्रूरता आहे. मग क्रूरता तर निसर्गामध्ये आहेच ना. वाघसिंह हे लोक काय करतायत? आता हत्ती एवढा प्रचंड प्राणी, प्रचंड शक्तिमान, तो चाऱ्यावरती जोगू शकतो, परंतु सिंहाला चारा खाता येईल का? नाही. ती विभागणी अगोदर निसर्गाने केलेली आहे. त्यामुळे व्हेज आणि नॉनव्हेज असा कुठलाही आग्रह असता कामा नये. माझं मत एवढंच आहे की चंगळवत होता कामा नये. म्हणजे आपल्या खाण्यापिण्यासाठी आपण दुसऱ्यांना बेसुमार त्याची हत्या करणे हे चुकीचं आहे. जर तुम्हाला एखादं अन्न चांगलं पचत असेल, कारण प्रत्येक प्राण्याच्या जठरामध्ये जे पाचक्रम आहेत ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. एक पक्षी तळ्याकाठचा तो अख्खच्या अख्खा मासा गिळतो आणि हाडासकट पचवतो. त्याची रचना तशी आहे. त्याच्या पाचकरसामध्ये स्ट्रॉंग मजबूत असं आम्ल असतं. ते तेवढंच स्ट्रॉंग आम्ल आपल्या पोटात असतं तर जठर जळून गेलं असतं आपलं. ते अशा प्रकारच्या नैसर्गिक रचना ज्या आहेत त्यानुसार माणसाचं खाणं अवलंबून असतं. तुम्हाला कुठली टेस्ट आहे, कुठली चव पहिल्यापासून आहे, ती चव तुम्ही जोजवताना तुम्हाला चौरस आहार मिळतो का, सर्व जीवन द्रव्य मिळतात का, ह्याची तुम्हाला खात्री घेतली पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे. आणि मग त्यासाठी जेवणाची निवड तुमचं शाकाहार किंवा मांसाहार अशासाठी करू शकता. फक्त शाकाहार आणि फक्त मांसाहार वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सांगितलं हे चुकीचं आहे. ते मिक्स पाहिजे. कारण तुम्हाला कार्बोहायड्रेट अन्नधान्यातून मिळणार, तुम्हाला प्रथिन ही माशातून मिळणार, तुम्हाला मेदपदार्थ हे प्राण्यांतून मिळणार. आणि ते किती प्रमाणात खायचं, किती प्रमाणात त्याची मर्यादा ठेवायची हे आपल्यावरती अवलंबून आहे. ते जर व्यवस्थित पाळलं गेलं तर मग हा फक्त शाकाहार किंवा फक्त मांसाहार असा आग्रह करायची गरज लागणार नाही. त्याने निसर्गाचा समतोल ढळेल असं मिळेल. कारण मासे नष्ट झाले की मानवजात नष्ट होईल असं अजून सिद्ध झालेलं नाहीये. कारण ते एक चक्र आहे. मासे
पक्षी, प्राणी आणि नंतर माणसं हे एक चक्र आहे आणि ते एकमेकावरती अवलंबून असतात आणि त्यानुसार निसर्गामध्ये त्याची निर्मिती केली जाते, आपसूक होत असते. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे असं मला वाटतं. कारण गंमत काय आहे की तो व्हेजिटेरियन मध्ये सुद्धा आता काय झालंय, बऱ्याचशा गोष्टी नॉनव्हेज गोष्टींना व्हेजिटेरियन म्हणून लेबल लावलं गेलं आहे स्वतःच्या सोयीसाठी. माणूस हुशार माणूस प्राणी आहे, तो आपल्या सोयीसाठी काय लेबल लावतो की हे चांगलं, हे वाईट, हे व्हेजिटेरियन, नॉन व्हेजिटेरियन. परवा दिवशी एक गंमत जाऊ बाजूला होत्या, पण एका आपल्या मित्राने काय लिहिलं की बोंबलाची गाडी ही आपण आता व्हेजिटेरियन समजूया, म्हणजे मला नेहमी खाता येईल, नॉनव्हेज म्हणून ते नको. म्हणजे उद्या ते होईल सुद्धा, सांगता येत नाही. माणसाची जी सोय आहे, जी आवड आहे, त्यासाठी तो धडपड करणार, प्रयत्न करणार. म्हणजे लेबल लावून जर तुम्ही व्हेज नॉन व्हेज करत असाल तर त्याला काही अर्थ नाही. तुमच्या जीवनामध्ये तिन्ही प्रकारचे कार्बोहायड्रेट्स, मेद पदार्थ, प्रथिन आणि जीवनसत्व येतील आणि तुमचा आहार चौरस होईल, ज्यामुळे तुमचं निकोप वाढ होऊ शकेल तुम्हाला. आणि मग तुम्हाला कुठल्या प्रकारची रोगराई वगैरे होणार नाही. तर तुम्ही अति खाता किंवा मग ते कॅन्सर आणि डायबेटीस आणि सगळ्या गोष्टी आपोआप येतात. ते माणसाने क्रिएट केलेले रोगराई ना, ही माणसाने क्रिएट. असं म्हणतात की कोरोनाचा सुद्धा चीनने सिंथेसाइज केलेला व्हायरस आहे म्हणे, अजून सिद्ध झालेलं नाही, त्यामुळे मी त्याविषयी जास्त ठामपणे बोलू शकत नाही. पण बऱ्याचशा गोष्टी मानव निर्मित आहेत आणि त्यामुळे आपलं चॉईस करताना आपण आपल्याला भरपूर प्रमाणात जीवनसत्व देणारा आहार मिळेल ह्याच आपण आहार करायला पाहिजे. नाहीतर वर्ष जसं आपलं धर्म कसं परंपरेने झालंय, आपण पटकन धर्माची एखादी प्रथा किंवा एखादी पद्धत असेल, परंपरा असेल, थोडा ध्यान नसतो. तसंच हे आहाराचं झालेलं आहे, शाकाहार आणि मांसाहार. आणि शाकाहार आणि मांसाहार यामध्ये एक परंपरेने चवीने आलेली गोष्ट आहे, पटकन बदल होणार नाही. हळूहळू बदल करायला आज तुम्ही देसाईंनी जी जागृती केलेली आहे, जे प्रबोधन केलंय ते खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे आपल्याला जाणीव होते की आपण काय करत आहोत. तर ही जाणीव होणे ही मला वाटतं एक वैज्ञानिक अशी प्रणाली आहे आणि त्यानुसार आपण आपल्या जेवणाचं, आपल्या आहाराचं हे ठरवलं पाहिजे, निश्चितपणे ठरवलं पाहिजे, असं माझं प्रांजळ मत आहे. मी या विषयातला तज्ज्ञ नाहीये, तर ते विज्ञानाचं विद्यार्थी म्हणून मी करतो. त्यात त्याचं रिफ्लेक्शन, त्याची प्रतिबिंब मी तुमच्या पुढे मांडतो. थँक्यू व्हेरी मच जोसेफ सर. ह्या प्रश्नाची दुसरी बाजू आपण थोडक्यात मांडली. आपण म्हटल्याप्रमाणे हा मोठा विस्ताराचा विषय आहे आणि तो सगळ्या बाजूने आपल्याला मांडायचा असेल तर खूप वेळ लागेल. आणि देसाई यांनी सुद्धा आपली बाजू चांगल्या प्रकारे मांडलेली आहे. ह्याच्यामध्ये काही मुद्दे मला ॲड करावेसे वाटतात की देसाई यांनी सांगितलं की आपण पक्ष्यांची वगैरे हत्या करतो. तर असं स्टॅटिस्टिक्स सांगतं की जगामध्ये पक्ष्यांची संख्या जी आहे त्याच्यामध्ये चिकनची संख्या सर्वात जास्त, कारण ते खाण्यासाठी वापरतात आणि त्यामुळे त्याचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात केलं जातं. गायी मारण्यावर ज्या राज्यामध्ये बंदी आहे तिथे गायींचं प्रमाण घटते. कारण काय, तर शेतकरी गायी पाळतच नाहीत किंवा त्या उद्योगधंद्यावर दुर्लक्ष करतात किंवा ते जर प्राणी मारले जाणार नसतील तर त्याच्यातून त्यांना जे उत्पन्न मिळते ते मिळत नाही आणि त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये गायी मारण्यावर बंदी त्या राज्यामध्ये गायींचं प्रमाण घटत चाललेलं आहे असं स्टॅटिस्टिक्स सांगतो. आणि पुढचा मुद्दा की आता विज्ञानाने कृत्रिमरित्या एक एक पेशी घेऊन त्याच्यापासून मांस निर्मिती करण्याचा प्रयोग सुरू केलेला आहे आणि काही देशामध्ये याच्यावर विक्री सुद्धा सुरू झालेली आहे. म्हणजे हे जे मांस आहे की कोणत्याही प्राण्यांना न मारता केवळ त्याच्या एका पेशीचं प्रयोगशाळेमध्ये वाढ करून त्याच्यापासून ते जे मांस तयार केलं जातं ते कोणत्याही प्राण्यांचं, पक्ष्यांचं वगैरे मांस तयार करता येऊ शकतं कृत्रिमरित्या. तर हे जर खाल्लं तर ते कोणत्याही प्राण्याला मारावं लागत नाही त्याच्यासाठी. तर हा एक मुद्दा आहे. तर आता आपण मला वाटते जनरल चर्चेला सुरुवात करूया की कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील
देसाई सरांना आणि जोसेफ सरांना, तर आपण त्यांना संधी देऊया. हेलो सर. येस, वेलकम. नमस्कार सर. हाँ. मनन जी नमस्कार. हाँ, नमस्कार नमस्कार. या तो हमारे बीच जो दोनों विद्वान आज उपस्थित है, मनन सर और सर जोसेफ तुस्कानो, हम आपका स्वागत करते हैं. और दोनों ही विद्वानों ने अपना पक्ष बहुत अच्छी तरह से रखा है. हम जो मांसाहार करते हैं या प्राणीजन्य पदार्थों का हम जो उपयोग करते हैं, उसमें जो क्रूरता, जो भयानकता हम हमेशा लाते हैं, उस पे मनन जी ने बहुत अच्छा विचार विमर्श किया है. उसके बाद जीवो जीवस्य जीवनम, इस पे जाके इस सृष्टि में एक बैलेंस रखने के लिए, एक समतोल आने के लिए शाकाहार और मांसाहार दोनों ही कुछ चीजों से परे है. इस पे जोसेफ सर ने बहुत अच्छा पक्ष रखा है. तो मुझे सिर्फ अभी इतना कहना है, क्योंकि मैं खुद 2 साल तक शाकाहारी रह चुका हूँ. लेकिन उसके बाद जैसे कि जोसेफ सर ने बोला कि जीवित रहने के लिए कुछ घटक पदार्थों की जरूरत रहती है. जैसे सबसे पहले कर्बोदक या कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन, जिसके लिए कोई भी कंट्री का आप अगर डाइट देखते हैं तो दाल रोटी मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. हम जो खिचड़ी बनाते हैं हमारे महाराष्ट्र में, उसमें भी चाल और दाल रहती है. फिर हम अगर फॉरेन का खाना देखते हैं तो उधर भी एक वैसा ही एक समतोल आहार रहता है. तो यह आहार अपने शरीर में जाने की बहुत जरूरत रहती है. वो शाकाहार में उतना पॉसिबल नहीं रहता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है. और उसके लिए मुझे फिर से नॉनवेज चालू करना पड़ा. मुझे मनन जी से एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि एमिनो एसिड्स के बारे में बोला जाता है कि 12 एमिनो एसिड की एक श्रृंखला रहती है, और वो जब पूरी होती है तो पूरा प्रोटीन, जिसको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, वो अपने शरीर को मिल सकता है. अभी वेज में ऐसे कौन से सोर्स है जहां से हमें पूरा प्रोटीन मिलता है? क्योंकि ऐसा पूरा प्रोटीन सिर्फ मिल्क में बोला जाता है, मिल्क में रहता है. लेकिन जैसे कि अगर हम विगन बनते हैं और मिल्क का भी त्याग करते हैं, तो उसके बाद कंप्लीट प्रोटीन के लिए शाकाहार में ऐसा कौन सा सोर्स है? दूसरी एक चीज, वीगन डाइट के बारे में जो बोला गया है कि वीगन डाइट सबसे अच्छा डाइट सिस्टम है. लेकिन अगर देखा जाए तो बादाम का दूध बनाना या मूंगफली का दूध बनाना ये इकोनॉमिक भी नहीं है. इट्स नॉट फिजिबल टू एवरीवन. तो उसके बारे में भी सोच होनी चाहिए. तो ये सब चीजों के बारे में मनन जी का क्या मतलब मार्गदर्शन है, ये मुझे जानना है. क्योंकि महात्मा गांधी को भी जब उनको ट्यूबरक्लोसिस था और उनको जब मिल्क लेने का सलाह दिया गया, क्योंकि उस वक्त विज्ञान इतना आगे नहीं गया था कि ट्यूबरक्लोसिस पे ऐसा डायरेक्ट कोई मेडिसिन अवेलेबल हो. और गांधी जी ने बोला था कि मैंने दूध छोड़ने की प्रतिज्ञा ली है. लेकिन उस वक्त उनको मजबूरी के लिए बकरी का दूध का एक पर्याय लेना पड़ा. और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर शाकाहार में मुझे कोई जाके दूध के लिए कुछ सब्स्टिट्यूट बना के देंगे तो मैं उस आदमी का हमेशा के लिए एहसानमंद रहूंगा. तो उस चीज के बारे में मतलब आज का गांधी जी का समय और आज का समय, इसमें आज कुछ रिसर्च हुआ है क्या, और ऐसा कोई कंप्लीट फूड आया है क्या? इसके बारे में मनन जी मार्गदर्शन करें. धन्यवाद. हेलो. तो सबसे पहले बात आई, अगर प्रोटीन की अगर हम बात करें तो शाकाहार जो भोजन है, तो सबसे पहले कार्ब, फैट और प्रोटीन की बात आई. तो इसमें यह मुद्दा है कि प्रोटीन अगर हम बात करें तो शाकाहारी भोजन में बहुत सारे ऐसे सोर्स है, चना, राजमा, दाल, चावल, यह सभी पदार्थ है जिसमें प्रोटीन आपको आसानी से मिल सकता है. तो यह एक भ्रम फैलाया गया है कि सिर्फ मांसाहार में ही प्रोटीन और चर्बी है. तो चर्बी के तो बहुत सारे सोर्स है. आप शाकाहार में देखिए चर्बी के कितने सोर्स है. आप जो तेल मूंगफली का तेल, कोई भी तेल आप खाते हैं, नारियल खाते हैं, सब में यह फैट होता है,
और यह प्रोटीन चना राजमा यह सब तो कितने सस्ते में आप अगर देखें आप अगर मार्केट में भी आप जाएंगे तो सस्ती चीज क्या है आप खुद ही देख लो, यह चना राजमा यह सब सस्ता है या चिकन मटन सस्ता है, कौन सी चीज सस्ती है। और अगर आप प्रोटीन की बात करें तो 100 ग्राम चना के अंदर 100 ग्राम राजमा 100 ग्राम या जो मूंगफली है उसमें लगभग चना है उसमें 15 से 20 ग्राम प्रोटीन होता है और इतना ही मात्रा चिकन के अंदर होती है। तो आपको क्या तकलीफ, तो यह तो और दुनिया के अभी आप बड़े-बड़े जो बॉडी बिल्डर है वो भी तो शाकाहार अपना रहे हैं। विराट कोहली जो है वो शाकाहार, कितने सारे ऐसे एथलीट है फुटबॉलर है जो शाकाहार अपना रहे हैं, उनको तो तकलीफ नहीं है तो हमको इतनी क्या तकलीफ हो रही है इससे। और दो तो यह एक मुद्दा है और दूसरा मुद्दा यह है कि जो जीवन चक्र की अगर हम बात करें कि जीवन चक्र, तो यह तो जीवन चक्र तो हमने पूरा इसको तहस-नहस कर दिया है। जो जो चेन है उसको तो पूरा खत्म कर दिया है। 50% जो पूरे पृथ्वी के ऊपर जो लैंड मास है उस 50% लैंड मास के ऊपर तो पशु का पालन उद्योग का खेती हो रही है। और दुनिया में 70 टू 80% जो क्रॉप्स है, जो सोयाबीन, कॉर्न, मक्का, तो यह सब का जो खाने वाला कौन है वो तो पशु को आप खिला रहे हैं। तो जीवन चक्र को तो पूरा तबाह हो गया है, वो तो अभी खत्म होने की आगार पर है। मछलियां विलुप्तीकरण होने वाला है। यह कितनी गंभीर विषय है यह सब। बर्ड फ्लू कहाँ से आ रहा है, यह बर्ड फ्लू यह सब वायरस कहाँ से आ रहे हैं, पिग फ्लू, तो यह तो मनुष्य विलुप्तीकरण की कगार पर हम आ गए हैं। तो यह तो बहुत ही छोटे-छोटे विषय है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, फैट कहाँ से, और कंप्लीट प्रोटीन की अगर अपने आप बात करें तो हमारे शरीर के अंदर काफी सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हम खुद भी पैदा कर सकते हैं और 9 अमाइनो एसिड्स 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है जो हम नहीं पैदा कर सकते, तो वो हमें शाकाहारी भोजन से आसानी से सभी 9 जो अमाइनो एसिड्स है वो सभी शाकाहारी भोजन से आपको मिल सकते हैं, मिलते ही है। और किसी में वो एकाध अमाइनो एसिड कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, तो इसीलिए तो हम कॉम्बिनेशन में खाना खाते हैं। आप देखो दाल के साथ आप चावल खाते हैं, राजमा के साथ चावल खाते हैं, छोले के साथ आप भटूरे खाते हैं, आप मसाला डोसा के साथ आप सांभर खाते हैं। तो यह कॉम्बिनेशन क्यों होता है, या हमारे जो बाप दादा ने ये सब जो बनाया है वो क्यों ये सब कॉम्बिनेशन डाइट क्यों बनाई है, क्योंकि हमें सब अमाइनो एसिड्स का बैलेंस हमारे बॉडी में हो इसलिए तो बनाया है। और शाकाहारी प्राणी आप अगर बोलते हैं हमें प्रोटीन नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो दुनिया के सबसे जो शक्तिशाली जानवर है, हाथी है या घोड़ा है, या सब जो है या गोरिल्ला है, राइनो है, यह सब तो शाकाहारी है, तो इनको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है। और जो जानवर भी जो है, जो चिकन है, जो मर्गे बतखे और जो गाय है, उसको भी जो प्रोटीन है वो इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है प्रोटीन का, ओरिजिनल सोर्स एनर्जी का क्या है, जो इस विश्व में जो सूर्य प्रकाश जो आता है वो सूर्य ही ओरिजिनल सोर्स ऑफ एनर्जी है इस दुनिया के अंदर। जो सूर्य प्रकाश से यह सब वनस्पति और जो उगते हैं और यह जो पेड़ पौधे उगते हैं वहीं से ऊर्जा लेते हैं, और वह ऊर्जा से यह प्राणी जो है वो वनस्पति खाते हैं, उनको वो वनस्पति से ऊर्जा मिलती है, और हम प्राणी को खाकर फिर हमें तो हम डायरेक्टली यह वनस्पति को क्यों नहीं खा रहे हैं। और दूसरी बात अगर आप करें कि अभी पूरे विश्व में आप इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्लांट बेस्ड मीट और प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कि इस प्रकार से चिकन मिल रहे हैं कि यह जो गेहूं चावल और सोयाबीन आप का उपयोग करके चिकन बना रहे हैं, तो वह चिकन अगर आप खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह मांसाहारी चिकन है या शाकाहारी चिकन है। ऐसे चिकन भी अभी मिल रहे हैं, दूध भी ऐसा मिल रहा है, बटर ऐसा मिल रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह गाय का बटर है या शाकाहारी बटर है। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट भी अभी तो आ रहे हैं, कितने सारे, इतना इजी शाकाहारी भोजन है, इसमें सब कुछ आपको विटामिन मिनरल सब कुछ मिल रहा है, सब प्रोटीन आपको मिल रहा है, तो यह सब हमें करने की जरूरत ही क्या है। हम आसानी से शाकाहारी भोजन मैं खुद 5 साल से वीगन हूँ, मुझे कुछ भी, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं वेट उठाता हूँ, मेरी शक्ति वीगन बन के उलट बढ़ गई मेरी तो यह सब कहाँ से, तो यह सब तो भ्रम फैलाया गया है कि कैल्शियम प्रोटीन
या किसके अंदर ज्यादा है, हमें खुद सोचना होगा ये सब चीज। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद मनन जी. जोसेफ सर काही ऍड करू इच्छित मला तर हा पॉइंट बरोबर आहे की शक्तिशाली प्राणी फक्त चारा खाऊन कसा जगतो, मजबूत राहतो. बेसिकली निसर्गातलं मुख्य अन्न म्हणजे कार्बोहायड्रेट आहे, जे वनस्पती तयार करतात. हे कार्बोहायड्रेट पुढे शरीरामध्ये साचल्यानंतर त्याच्यापासून मेद पण तयार होतो. प्रोटीन मात्र होऊ शकत नाही, शक्यता कमी आहे तयार होण्याची. पण प्रोटीन तुम्हाला मग मासे किंवा असस किंवा अन्नधान्य जे आहेत त्याच्याकडनं घ्यावं लागतात. परंतु बेसिकली काय असतं, वनस्पती सृष्टीमध्ये सेल्युलोज फार मोठ्या प्रमाणात असतो. तो सेल्युलोज माणसाला पचवता येत नाही. प्राणी रवत करून त्यांना तो आपल्या शरीरात होतात, तर त्याचा ग्लुकोज बनवतात. आपल्याकडे शरीरात साखर होते ती कार्बोहायड्रेट पासून होते, तर त्यांच्याकडे तिची सेल्युलोज. ही प्रोसेस आहे तर खूप वेळ लागतो आणि त्यामुळे झटपट खाणं व्हावं म्हणून डायरेक्ट सोर्स लोक हे करतात, निवडतात, जसं चिकन, मटन किंवा मासे वगैरे. तर अशा प्रकारचा जो भाग आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात जर लोक शिक्षण झालं तर समजू शकतं. आता फ्लेवर देऊन व्हेजिटेबलचं नॉन व्हेजिटेबल फिश म्हणजे मटन वगैरे असं बाजारात मिळतं. ते फ्लेवर दिलेलं असतं, तर माणसाची टेस्ट फार महत्वाची असते. ती परंपरेने चालू झालेली असते, पटकन ती बदलू शकणार नाही. तर ह्यासाठी खूप मोठा प्रयास करावा लागेल, ते झटकन बदलता येणार नाहीये. एक आहे, मी व्यक्तिगत रित्या व्हेजिटेरियन आहे, शाकाहारी आहे. कारण मला एखादं चिकन मारल्यानंतर ते घरी आणून त्याचं मटण खायचं मला जमतच नाही, मला खूप त्रास होतो. मी पहिल्यापासून शाकाहारी राहिलो. पण हळूहळू जसं मी बाहेर पडलो, मुंबईला आलो, हॉस्टेलला राहायला लागलो, कुठे असे परदेशात जर गेलो, त्यावेळेला मग अन्नाची गरज तर भागवली पाहिजे, खायला लागलो. पण हे सगळं चॉईस वरती अवलंबून असतं, माणसाच्या टेस्टवर, त्याच्या संस्कारावरती. तर आणि मला जर असं वाटतं की निसर्गामध्ये जे जे उपलब्ध आहे ते एकमेकांसाठी आहे. तुम्ही आपसामध्ये त्याची व्यवस्थित वाटणी करून घ्या, व्यवस्थित खाऊन घ्या, असं असतं प्रवाह निसर्गाचा परंपरेनुसार चालू आहे. तर अशा वेळेला अगदी हट्ट करू नये की तुम्ही नॉनव्हेजच खा किंवा तुम्ही शाकाहारीच खा, असं हट्ट येणार नाही. ते आता लोकशिक्षणाने बदललं तर होऊ शकतं, नक्कीच. तो इसमें मैं एक ही पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इन्होंने गलत बात बोली है कि प्रोटीन सिर्फ मांसाहार से मिलता है। यह साइंटिफिकली गलत बात है। प्रोटीन शाकाहार से आपको आसानी से मिल जाता है। जो चिकन होता है, जो चिकन है, बकरे है, उनको भी प्रोटीन शाकाहार से ही मिलता है। वो भी सोयाबीन, कॉर्न, गेहूं, चावल, अनाज खाते हैं, तो उनको भी वहीं से। तो यह साइंटिफिकली गलत बात है। दूसरा, सेल्यूलोज को पचाने की बात कही, ये भी वैज्ञानिक तौर से गलत बात है। मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ कि फाइबर हमारी बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है, और जो पश्चिमी डाइट में फाइबर की कमी के कारण ही यह सब बीमारियां बढ़ रही है। और पचाने के लिए इन्होंने बोला कि डिफिकल्ट है, तो पचाने में आसान तो गेहूं चावल है या मांस मटन है? आप क्या बता रहे हैं आप लोगों को? तो आप मटन खाओ तो 10-12 घंटा पचाने के लिए लगता है, और अगर आप एक फल खाओ, आप यह केला खाओ, आप कुछ भी खाओ, दाल चावल, तो 1-2 घंटे में आसानी से आप पचा सकते हैं। कितना हल्का लगता है आप शाकाहारी भोजन खा के। तो यह साइंटिफिकली गलत बात है। और तीसरा, किसी ने इकोनॉमिक की बात की कि यह इतना महंगा है, बादाम का दूध, काजू बादाम का दूध और सोया दूध, यह महंगा क्यों है? तो यह महंगा क्यों है? क्योंकि 18% जीएसटी है। वीगन के प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट 18% जीएसटी लगा रही है, और जो और यह सब डेयरी के प्रोडक्ट है, उस पर 0% जीएसटी है, और गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है। अगर मुझे एक डेयरी का फार्म खोलना है, मुझे गाय के ऊपर सब्सिडी मिलती है, मुझे चारा के ऊपर सब्सिडी मिलती है, मुझे सब कुछ फ्री में मिलता है, मुझे डेयरी का फार्म खोलना है। तो यह गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करके इंसेंटिवाइज कर रही है। चिकन फार्म, बकरे के फार्म, डेयरी फार्म, तो इसके लिए यह सब सस्ता है। और इसका इकोनॉमिकल कॉस्ट जो है वो आप ऐड करो कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्या उसकी भरपाई हम कर रहे हैं? एक गाय, एक भैंस, कितना गोबर, कितना उसमें से सब निकलता है।
तो यह सब कहाँ जा रहा है? तो यह मीथेन का उत्सर्जन जो हो रहा है, वो उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग, यह तो सिद्ध हो चुका है। आप कह रहे हैं कि सिद्ध नहीं हुआ है, यह भी गलत है। यह सिद्ध हो चुका है कि 20 to 25% कार्बन एमिशन, जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो यह पशुपालन उद्योग के वजह से हो रहा है। और जो महामारी की बात कही मैंने, वो भी सिद्ध है। मैं इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। जो बर्ड फ्लू है वो चिकन फार्म से आ रहा है। पिग फ्लू, जो सुअर का वायरस है, वह भी तो पिग फ्लू उसका नाम क्यों पड़ा? आप क्या बता रहे हैं? पिग फ्लू का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सुअर से आता है। चिकन फ्लू नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो चिकन से आ रहा है। इबोला कहाँ से आया? यह सब वायरस कहाँ से आ रहे हैं? निपा वायरस, आप कितने वायरस, मैं आपको 10-15 वायरस गिना के दे सकता हूँ। तो यह सब कहाँ से आ रहा है? तो यह सब। और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने भी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसका पूरा एक रिपोर्ट आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि शाकाहार के अंदर मनुष्य को सब कुछ आसानी से, हर एक पदार्थ, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम सब कुछ आसानी से मिल सकता है। और जो ओरिजिनल, जो प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया जो है, वह तो यह जो प्लांट्स है, जो पौधे हैं, वही प्रोटीन बनाते हैं। प्राणी प्रोटीन नहीं बनाते। मैं आप फिर से यह चीज दोहराना चाहूंगा कि प्राणी प्रोटीन नहीं बनाते हैं। जो अमाइनो एसिड्स है, वो नाइट्रोजन और कैल्शियम जो है, वो नाइट्रोजन को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, जो यह पौधे के अंदर होती है। जो नाइट्रोजन हवा में होता है, उसको सिंथेसाइज करके अमाइनो एसिड्स पौधे के अंदर बनते हैं। जो चना, राजमा, गेहूं, चावल, दालें, इसके अंदर ही प्रोटीन है। यह ओरिजिनल सोर्स ऑफ प्रोटीन ही यह पौधे होते हैं। तो प्राणी को प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? वो पौधे खा रहे हैं, उसको वहां से मिल रहा है, और हम प्राणी को मार कर खा रहे हैं। तो हम यह बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली पौधों को ही खाओ, आप फल का। भारत के अंदर 90% जो डाइट हमारी है, वो तो ऑलरेडी शाकाहारी है। मैं ऐसे 25 से 40 ऐसे मैं डिश आपको गिना सकता हूँ जो पूर्ण तरीके से शाकाहारी है। आप साउथ में जाइए, मसाला डोसा या मेंदू वड़ा, यह सब शाकाहारी है। आप यह महाराष्ट्र के कितने सारे डिशेस, पूरन पोड़ी है, या मिसल पाव, वड़ा पाव, उसल पाव, यह सब शाकाहारी है। या ये कितने सारे पंजाबी डिश है, सब राजमा चावल, ये और कितने सारे ऐसे डिश है जो ऑलरेडी भारत का तो हमारा व्यंजन ही मुख्य तरीके से शाकाहार है। और जो डेयरी के पदार्थ है, वो भी आप उसमें आप उसके सब्स्टिट्यूट जो है, जो वीगन सब्स्टिट्यूट आप यूज कर सकते हो। जो शाकाहारी बटर और शाकाहारी वनस्पति घी है, वह आप यूज करके आ रहा। यह सब तुरता गाय भैंसों के ऊपर करने की जरूरत ही क्या है हमें? तो हमारा कहना यह है कि यह सब करने की जरूरत ही नहीं है हमको। हेलो। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। देसाई सर, आप एक्साइट हो रहे हैं। हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। दोनों तरफ से हम समजणे की कोशिश कर रहे हैं. तर एक्साइट न होता आपण ह्या मुद्द्यावर चर्चा करू. कोणती गोष्ट सायंटिफिक आहे किंवा नाही हे आपण सांगितल्याने सिद्ध होत नाही, किंवा तुम्ही सांगितलं हार्वर्डमध्ये, ऑक्सफोर्डमध्ये, अमुक ठिकाणी तमुक ठिकाणी असं सांगून ह्या गोष्टी सिद्ध होत नाहीत. आता एक साधी गोष्ट आहे, तुम्ही सांगता की चारा खाल्ल्याने हत्ती किंवा गाय मजबूत होतात आणि त्यांच्यामध्ये प्रोटीन्स तयार होतात. आता चाऱ्यामध्ये प्रोटीन असतात का, किंवा चारा आपण डायरेक्ट खाऊ शकतो का, हा मुद्दा आहे. चारा हम एक मिनट, यह गलत बात, आप साइंटिफिकली गलत बात बोल रहे हैं। मैंने यह बात नहीं कही कि इंसान को चारा खाना चाहिए। मैं इतना मूर्ख आदमी नहीं हूँ। आप ये गलत बात बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि इंसान को चारा खाना चाहिए। मैं यह बात बता रहा हूँ कि इंसान फल, सब्जी, अनाज के अंदर कितने 15 प्रकार के अनाज भारत के अंदर है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, यह सब अनाज है। कितने सारे प्रकार के दालें, तूर दाल, मसूर दाल, ये कितनी सारी प्रकार की दालें भारत के अंदर है। कितने फल, कितने सारे फल हम उगा रहे हैं। यह सभी जो चना है, राजमा, चना के अंदर चिकन से भी ज्यादा प्रोटीन है। यह साइंटिफिक फैक्ट है। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, यह सिद्ध हो चुका है। विज्ञान के अंदर यह सब साइंटिफिक फैक्ट सिद्ध हो चुकी है। और यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जो भी प्रोटीन है वह पौधे ही बनाते हैं। गाय भैंस प्रोटीन, कैल्शियम गाय भैंस नहीं बनाती है। उनको वह जो शाकाहारी भोजन वो खाती है, वहां से ही उनको सब मिल रहा है। यह वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। बरोबर आहे तुमचं. कहीं तो आप प्रोटीन और फैट्स में गलत नहीं कर रहे हो?
नहीं नहीं, मैं यह जो मैं बता रहा हूँ, ये विश्व के सभी डॉक्टर, सभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, सभी इंस्टीट्यूट का यह वैज्ञानिक तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी प्रोटीन है, जो भी फैट है, वह सब पौधों के अंदर ओरिजिनल जो सोर्स है वो पौधे है, और उसका भी ओरिजिनल सोर्स है वो सन है। जो सूर्य प्रकाश जो आता है वही इस पृथ्वी के ऊपर हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और जो पौधे हैं वह ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो प्रोटीन, फैट, कार्ब यह सब बनाते हैं। और यही तीन चीज जो पशु खाते हैं और फिर वो इंसान खाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली जो आपने फैट की बात की, तो यह फैट तो आप यह जो काजू, बादाम, अखरोट यह सब में फैट है, और यह जो तेल आप मूंगफली है उसमें भी फैट है, चना, राजमा, तो यह सब आप प्रोटीन सभी चीजों में है। मैं आपको वही तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपण पर अगर मैं खुद अगर 5 साल से वीगन हूँ, मुझे तो कोई प्रोटीन की मुझे तो कोई कमी नहीं हुई, मुझे तो कोई कैल्शियम की कमी नहीं हुई। और कितने सारे विश्व में लोग हैं जो पूर्ण शाकाहारी है, बड़े बड़े विराट कोहली शाकाहारी है, पूर्ण वीगन है, कितने सारे बड़े बड़े एथलीट है जो अभी शाकाहारी भोजन अपना रहे। उनको तो जरूरत, वह तो दिन रात इतना मेहनत करते हैं, इतना वो लोग दौड़ते हैं, इतना सब खेल कूद करते हैं, तो उनको तो कमी नहीं हो रही है, तो हमें हमें क्यों कम पड़ रहा है? हम लोग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ना तो भी बॉडी में ऐसी मैकेनिज्म है कि उसका फैट में और प्रोटीन में कन्वर्जन होता है, लेकिन दैट इज अ इंटरनल प्रोसेस। बाहर से डायरेक्ट फूड मिलने के लिए, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक फिश ले लो और एक वेजिटेबल का कोई जो प्रोटीन देता है फैट, क्योंकि वेजिटेबल में ज्यादातर फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स में प्रोटीन्स बहुत कम जगह जैसे मूंगफली में होते हैं परमाणु में, हमारे शरीर में वो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का फैट का प्रोटीन, ये सब मैकेनिज्म है उधर। चीज है कि कौन से इजीली अवेलेबल है और फास्ट और बड़े प्रमाण में हमको फूड का अन्न द्रव्य देता है। ऐसा एक फिश खाएगा तो इतना ही मिलता है, प्रोटीन मिलता है जो बहुत सारा अन्न खाने के लिए, इसलिए तो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। फिश चावल के साथ खाया जाता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है फूड। तो मेजर पॉइंट यह है कि जो लोगों का कैसे निसर्ग में जो उपलब्ध है, जो हमारे लिए फास्ट फूड देता है, उसको लोग पसंद करते हैं। इससे फास्ट फूड का जो जमाना है उसके कारण यही है कि झटपट खाओ, बड़ा पाव वगैरह, अब पेट भर लो, तो वैसे। ठीक आहे, आता आणखी कोणाला मैं काही एक ही प्रश्न विचारायचे असतील हाँ, बघूया. मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जो इसमें आप जो बता रहे नेचुरली अवेलेबल नहीं है, यह जो चिकन को हम नेचुरली नहीं उगा रहे हैं, गाय भैंस को कृत्रिम तरीके से हम उगा रहे हैं, या पशु फार्म के अंदर जब चिकन को स्टीरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है, उनका जो मांस होता है ना, वो बढ़ाने के लिए उनको स्टीरॉइड के इंजेक्शन दिया जाता है। हर जो गाय भैंसों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है, और इन्हें कृत्रिम तरीके, यह जो प्राणी है यह जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके हजारों सालों का मॉडिफाई हुआ है। ये जो अंडे दे रहे हैं हर साल, वो एक जो यह 100-150 हर महीने अंडे इतने सारे कैसे दे रहे हैं? यह नेचुरल चीज कुछ भी नहीं है। आप जो भी पशु आहार खा रहे हैं, जो गाय भैंस का दूध पी रहे हैं, उसमें कुछ भी नेचुरल कुछ नहीं है। आप यह भ्रम में मत रहिए कि आपको बहुत अच्छा खा रहे हैं। आप अगर मेरे साथ एक बार कोई तबेले के अंदर आएंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको इस शो के ये जो डिबेट के अंदर गारंटी देता हूं कि एक बार आप मेरे साथ तबेले के अंदर आएंगे तो आप जिंदगी में गाय भैंस का दूध आप नहीं पिएंगे। और एक बार अगर आप कत्ल खाने में मेरे साथ आएंगे तो कभी भी आप पशु आहार को आप टच भी नहीं करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। देसाई साहेब, तुम्ही जे म्हणता ना की तुम्ही पशु कसे पाळतात ते पाहिल्यानंतर अजिबात खाणार नाही मांस. तुम्ही जर शेतात जाऊन बघितलं ना, तर तिथे जे फवारणी केली जाते अँटीसेप्टिक आणि जे हे पेस्टिसाइड वगैरे मारलं जातं, ते तुम्ही पाहिलं ना, तर तुम्ही व्हेजिटेरियन पण राहणार नाही. तो हाँ, तो एक मिनट, तो इसका भी मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो भी पेस्टिसाइड्स और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो वेजिटेबल्स और शाकाहार में जो यूज होता है, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है। आप गर्म पानी लीजिए और जो फल और सब्जी और जो रहती है, वो गर्म पानी के अंदर 1 चमची बेकिंग सोडा अगर आप डालेंगे तो 90% केमिकल आप उसमें से निकाल सकते हैं।
और जो मांसाहारी प्राणी जो होते हैं वो भी तो यही केमिकल वाले जो चारा है वो भी तो केमिकल से ही उगाया जाता है। तो अगर आप मांसाहार खा रहे हैं तो डबल केमिकल आपके अंदर जा रहा है। जो केमिकल के अंदर जो चारा उगाया जा रहा है केमिकल से वो भी आपके अंदर जा रहा है। और जो प्राणी के अंदर जो स्टीरॉइड का इंजेक्शन, जो बॉडी बिल्डर जो स्टीरॉइड लेते हैं वो इंजेक्शन उनको दिया जाता है, वो भी आपके अंदर जा रहा है। तो ये एंटीबायोटिक की गोलियां दी जाती है। जो बीमारियां मनुष्य को होती है वो सब बीमारियां चिकन, अंडे, बकरे, गाय, भैंसों को भी डायबिटीज या कैंसर भी, चिकन को भी कैंसर होता है। और जो ट्यूमर वाला जो मांस है आपको वो खिलाया जाता है। जो चिकन और बकरे को अगर कैंसर होता है ना तो वो भी काटकर आपको खिलाया जाता है। तो आप क्या खा रहे हैं, आप जरा सोचो इसके बारे में। ठीक आहे, आपण आता चर्चा थांबवू आणि प्रश्न कोणाला विचारायचे असतील तर बघूया. सिद्धेश, कोणाला प्रश्न आले का? डिबेट. हाँ मैं घेतो प्रश्न. मनन जी, तो एक छोटा सा कंफ्यूजन है हम लोग इधर डिबेट. मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ अरे मराठीत बोला, मननजीना मराठी समजतं मला वाटतं. हाँ समझता हूँ. हेलो. हेलो. हाँ परेरा बोला. आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोला. आप दूध आणि दुग्धजन्य ओपन डिस्कशन करत आहोत. हॅलो, मी बोलू शकतो ना? हाँ मार्शल का. हॅलो. हा, बोला बोला. दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थांना शाकाहारी लोक शाकाहार समजतात. ते पूर्णपणे खरं नाहीये. ते बरोबर आहे का? हाँ बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. आम्ही जो शुद्ध शाकाहारी आम्ही कशाला बोलतो की जे फळ, शाकाहार जो शब्द आहे तोच शाकभाजी मधून आला आहे. शाकभाजी, फळ, अनाज, गेहूं, चावल आणि काजू, बदाम, पिस्ता आणि जे बीज आपण खातो, तलचे लड्डू, आपण मराठीत बोलतो ना तिल गुळ खा गोड गोड बोला. तर तिल मध्ये सर्वात जास्त कॅल्शियम जे आहे, हे वैज्ञानिक तथ्य आहे की सर्वात जास्त कॅल्शियम तुम्हाला तिल मध्ये भेटतं. तर हे सगळं वैज्ञानिक तथ्य सिद्ध झालेलं आहे. आणि जे पशु दूध आहे त्यात जे गाय भैंसचं दूध जे तुम्हाला भेटत आहे त्यामध्ये कत्लेआम होतो आहे गाय भैंसांच्या. जे मेल जे बछडे आहेत जे त्यांना मारलं जातं, नंतर त्यांना इंजेक्शन, गायला इंजेक्शन, ऑक्सिटोसिनचं इंजेक्शन देतात त्यांना. आणि जे दूध तुम्ही पिता आहे, जे गाय भैंसचं दूध आहे त्याच्यात किती मिलावट आहे त्याचे व्हिडिओ तुम्ही बघा इंटरनेटवर. माझं म्हणणं तुम्ही नका ऐकू. तुम्ही स्वतः इंटरनेटवर रिसर्च करा. जे गाय भैंसचं दूध तबेलेमधून जे येतंय त्याच्यात ते डिटर्जंट पावडर मिक्स करतायत. आम्ही स्वतः पाहिलंय. डिटर्जंट पावडर, ऑइल पेंट जे तुम्ही लावतात ना ऑइल पेंट, त्याच्यात मिक्स करतात ते सगळं. सफेद, तुम्ही काय पण सफेद आत टाकतात की ते दूध तुम्हाला कुठून येते तुम्हाला काही माहित नाहीये. तुम्हाला जीवाला तुम्ही खतरा आहे, तुम्हाला हेल्थला खतरा आहे, पर्यावरणाला खतरा आहे, त्याच्यात किती क्रूरता आहे. तर हे सगळं करायची काय गरज आहे, आमचं हे म्हणणं आहे. मेनन साहेब, पण याचा अर्थ माणसाहेब दूध किंवा दुग्धजन्य पदार्थ सुद्धा खाऊ नयेत का? आमचं असं म्हणणं आहे की एकदा माणूस मोठा झाला तर त्याला दूध आणि दूधच्या पदार्थाची अशी काही गरज नाहीये. ते वैज्ञानिक तथ्य आहे. तुम्ही प्रकृती पण ते पाहू शकता की एकदा कुठलाही एकदा छोटा बच्चा अगर होता है जो बड़ा हो जाता है तो वो फिर दूध छोड़ देता है. अगर कुत्ते का बच्चा बड़ा हो गया फिर वो दूध नहीं पीता है. अगर कोई भी हाथी का बच्चा अगर बड़ा हो गया फिर वो दूध छोड़ देता है. मनुष्य एक ऐसा मूर्ख प्राणी है जो दूसरे जाति के गाय भैंस का दूध पी रहा है और बड़े होने के बाद भी आप पी रहे हैं. आपको इसकी जरूरत नहीं है फिर भी आप पीते ही जा रहे हैं. प्रकृति के अंदर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दूसरे प्रजाति का दूध पीता है. कुत्ते का बच्चा कुत्ते का ही दूध पिएगा. वो सिंह का दूध नहीं पिएगा कभी. जो सिंह का बच्चा है सिंह का ही दूध पीता है. जो गधे का बच्चा है गधे का ही दूध पीता है. गधे को भी इतनी अक्कल है कि मुझे गधे का ही दूध पीना है, मुझे किसी और प्राणी का दूध नहीं पीना है. जो गाय का दूध होता है वो एक 500 किलो, एक बच्चे को 500 किलो की बड़ी गाय में परिवर्तन करने के लिए होता है. तो आपका तो वजन सिर्फ 50 या 60 किलो है. आपको इतनी चर्बी, इतनी प्रोटीन की आपको जरूरत है भी क्या पहले? तो यह हमारा कहना है. मनन साहेब, तुम्ही माणसाला मूर्ख म्हटलंय,
माणसं मूर्ख असती तर आपण इथे चर्चा करायला जमलो नसतो. माणसं मूर्ख असती तर तुम्ही मुंबईवरून, मी बँगलोरवरून आपण एकमेकांबरोबर बोललो नसतो. आता इतर आपण तुलना जी करतो ना इतर प्राण्यांबरोबर, ती गाईचंच दूध पिते किंवा घोडा घोड्याचंच दूध पितो. हे सगळं जे आहे हे त्या प्राण्यांना निसर्गाने दिलेल्या पद्धतीने ते जातात. आपण माणसं मात्र त्या वेगळ्या पद्धतीने जातो. माणसं चंद्रावर जातात. कशाला जातात? काही काय काय काम आहे का तिथे जायचं? मंगळावर जातात. कशाला जातात? काही काम आहे का तिकडे जायचं? पृथ्वीवर जागा आहे की नाही? तर असं म्हणून नाही चालणार. तर सिद्धेश काहीतरी बोलत होता मला वाटते. सिद्धेश बोल. सर एक मुद्दा क्लियर करू इच्छितो मनन सर, हम लोग इधर वेज वर्सेस नॉन वेज ऐसा डिबेट नहीं कर रहे हैं. हम लोग वेज और नॉन वेज इसमें क्या दोनों अच्छा है दोनों बाजू सुनना चाह रहे हैं. तो इट इज नॉट लाइक कि हम एक दूसरे की बात काट रहे हैं. हाँ, हम मुझे लोग कोई भी समझना चाह रहे हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. इतना ही मैं बोलना चाह रहा हूँ. हाँ, इट इज नॉट मला अ काय डिबेट, पण इट इज अ ओपन हाँ, डिस्कशन. मला काय पण व्यक्तिगत कोणाशी काही प्रॉब्लेम नाहीये आणि आम्ही कोणत्याही परंपरागत पद्धतीने जे लोक मांसाहार खात आहेत त्यांच्याही विरुद्ध आम्ही नाहीये. काही मच्छीमार आहेत ते मच्छीवर अवलंबून आहे, ते सर्व्हायव्हल साठी खात आहेत. तर ते अगर आता जे मच्छीमार आहे, कोळी समाज आहे महाराष्ट्राचा, तो अगर मच्छी अगर नाही खाणार तर तो जीवूच शकत नाही, कारण का त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. पण आम्ही काय म्हणतो आहे की जे लोक शहरात राहतात, ज्यांच्याकडे खूप पैसे आहेत, आता ते सुपर मार्केटवर जातात, तर मार्केटमध्ये तुम्हाला तुमच्याकडे ऑप्शन आहे की तुम्ही मांसाहारी भोजन तुम्ही विकून काय घ्या, तुम्ही विकून तुम्ही शाकाहारी घ्या या मांसाहारी घ्या, तुमच्याकडे ऑप्शन आहे. तर तुम्ही कोणता ऑप्शन चूज केला पाहिजे हे तुम्हाला हे बघायचं आहे तुम्हाला. धन्यवाद मननजी. अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर मी अनम्यूट केलेला आहे, आपण विचारू शकता अनम्यूट करून. अजून कोणाला काही प्रश्न आहेत का? हेलो. हॅलो. हाँ, मेरा नाम राजेश है. हाँ, बोलिए. हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए. हाँ, तो जैसे मनन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी एक वीगन हूँ और मैंने भी. हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए. हाँ, तो मैं जैसे मनन ने कहा कि हम लोग प्रत्येक लोग वीगन बनना चाहिए, और ये एक्चुअली सही बोल रहे हैं, बिकॉज जो भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग, जो भी इंडिया में, भारत में, देश में किधर भी कहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, ये सब एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से ही हो रहा है, जो कि मासिव ज्यादा से ज्यादा हो रहा है. अब ये कोरोना वायरस, जो भी बीमारियां जो भी आ रहा है, सभी अपना ये सब होने का कारण बस इतना ही है कि जितना ज्यादा एनिमल फार्मिंग की वजह से हो रहा है. तो बस मैं भी वीगन हूँ 4 साल से, और मैं भी वीगन डाइट फॉलो कर रहा हूँ. और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी महंगी चीजें खरीदता नहीं हूँ. सब जो भी चीजें मुझे सब दुकान से मिल जाती, सस्ते में. अभी दूध जैसे मैं बोलता हूँ, मैं कभी कभी मूंगफली का दूध पीता हूँ, कभी कभी राइस का भी मिल्क पीता हूँ. मतलब ऑप्शंस बहुत है अपने यहाँ. अभी मैं रहने के लिए नालासोपारा रहता हूँ. अभी अगर छोटा गांव में रहता हूँ और मैं अगर ऑप्शन ढूंढ सकता हूँ तो सब लोग कर सकते हैं, और ये सस्ते में भी काम हो रहा है मेरा. तो तो ऐसा नहीं कि वीगन डाइट एक्सपेंसिव भी है, और सेहत के लिए, और मैं भी जिम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ. और अभी अगर देखा जाए तो मेरा भी एज 35 एज है, और मैं अभी भी एकदम हेल्दी हूँ, बीमार भी नहीं हूँ, और प्रॉपर वेट भी है मेरा. तो अगर ये मैं कर सकता हूँ तो मनन भी कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वीगन कम्युनिटी है जो प्रॉपर डाइट है मेंटेन भी करते हैं. तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो सब लोग भी कर सकते हैं. तो इस पे लोग थोड़ा रिसर्च करिए, मैं तो यही बोलूंगा. और फिर आपको पता चले कि ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है. इट इज सिंपल, डिफिकल्ट भी नहीं है या नामुमकिन भी नहीं है. बस इतना ही. हॅलो. आता एक मुद्दा मेनन साहेबांनी सांगितला आणि राजेश यांनी पण सांगितला की आपल्या गाई म्हशीच्या याच्यातून मिथेन वायू बाहेर पडतो आणि तो पर्यावरणाला घातक आहे, त्याच्यामुळे ग्रीन हाऊस इफेक्ट वगैरे वाढतो.
मला वाटतं गाई म्हशींचं जर आपण दूध प्यालं नाही किंवा त्यांचं मांस खाल्लं नाही तर गाई म्हशी ते मिथेन वायू सोडणार नाहीत का? काय मेनन साहेब? हाँ, तो इसमें त्याच्यात असं आहे की त्यांची संख्या ती हळूहळू कमी होणार. अगर आपण आता रातोरात तर दुनिया वेगन नाही होणार, हळूहळू होणार. तर त्यांची संख्या आता आपण आपण अगर बघतो की फक्त भारतात आपण 30 करोड़ गाय और भैंसों को सिर्फ भारत के अंदर ही हम पैदा करके उनको कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में यह पॉसिबल है क्या? इतना जो हर साल बढ़ते जा रहा है उसका डिमांड दूध का और दूध के प्रोडक्ट का, तो यह पृथ्वी के लिए सस्टेनेबल नहीं है। हमारा यह कहना है कि एक गाय को 100-150 लीटर पानी चाहिए, एक गाय को 25 किलो अनाज, 25 किलो चारा चाहिए। अभी आप हम एक एक यह वैज्ञानिक तथ्य है कि 1 एकड़ जमीन के अंदर आप लगभग 10 से 15,000 किलो शाकाहारी भोजन आप उगा सकते हैं, जो फल, सब्जी, अनाज, गेहूँ। और सिर्फ और एक दुधारू गाय जो होती है, गाय बछड़ा जो होता है, सिर्फ एक गाय बछड़े को प्राकृतिक तरीके से पालन करने के लिए 1.5 एकड़ जमीन की आवश्यकता हमें होती है। तो हमारा यह कहना है कि तो धीरे-धीरे हमें इनकी संख्या, तो यह जो गाय भैंस है, यह नेचुरल नहीं है। पहले तो हम दिमाग से ये हटा दें कि 1980 के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति जो भारत में हुई थी, वह सफेद क्रांति क्या थी कि जो विदेशी नस्ल की जो गाय थी, जो जर्सी होल्स्टाइन ब्रीड जो था, वह विदेशी नस्ल की गाय को भारत में लाया गया, और जो देसी गाय है वो तो अभी बहुत ही कम मात्रा उनकी बची है। तो हम यह कुछ भी, आप जो गाय भैंस है उनकी नस्ल भी नेचुरल नहीं है, तो यह प्राकृतिक कुछ भी है बचा ही नहीं है। उनकी नस्ल भी विदेश से आपने लाई है, और यह विदेश के अंदर तो अभी सिद्ध हो गया है कि यह जर्सी होल्स्टाइन ब्रीड की जो गाय भैंस का दूध है, वह तो एक जहर, उसको जहर बोला है। वहाँ के जो वैज्ञानिक और डॉक्टर, वो जो फॉरेन ब्रीड का दूध जो आप पी रहे हैं, वो तो जहर है, वो तो सिद्ध हो गया है। वो तो ना सीधा ना बोल रहे हैं। तो आप तो यही बात हम बता रहे हैं। नाही, माझा मुद्दा हा आहे की तुम्ही असं जर केलं नाही, दूध पिलं हाँ, नाही किंवा गाई म्हशीचं मांस खाल्लं नाही, तर हाँ, जे मिथेन वायूची निर्मिती आहे ती हाँ। होणार नाही का? ते गाई म्हशी हो, राहणारच आहेत ना. नाही, त्यांची संख्या कमी होईल. आपण त्यांना पैदा का करतोय? फक्त दुधासाठी पैदा करतोय आणि त्यांच्या मांससाठी. तर आपण जर हे कमी केलं खाणं-पिणं, जर बीफ आणि मटण, चिकन हे सगळं कमी केलं, तर हळू-हळू त्यांची जी संख्या कमी होईल आणि जे मिथेन उत्सर्जन हळू-हळू सगळं कमी होईल. त्यांना ही जी प्रक्रिया आहे 5-10 वर्ष लागतील, आणि ह्याची सुरुवात झाली आहे. 2018 मध्ये अमेरिकेत जे सर्वात मोठी डेअरी कंपनी आहे, ती बँकरप्ट झाली आहे. अमेरिकेत आता हळूहळू युरोप, अमेरिका, सगळं विश्वामध्ये आता शाकाहारचं एक मोठं आंदोलन चालू आहे, चळवळ चालू आहे. आणि तिकडे जे लोक संपूर्णपणे मांसाहारी होते, दिवस-रात ज्यांना मांसाहार खाण्याशिवाय चालत नव्हतं, तेच लोक आता म्हणतायत की तुम्ही शाकाहारी बना. आम्ही जे खातो आहे ते त्याच्याने सगळं, अमेझॉन जे जंगल आहे, अमेझॉन जंगलचं मुख्य जे त्याचं जे अमेझॉन जंगल काटण्याचं मुख्य कारण जे बीफ प्रोडक्शन आहे ते आहे. ते अमेझॉनला कापून तिकडे गाय भैंसांचं पशुपालन उद्योग चालू आहे, आणि ते गाय भैंसांना तिकडे युरोप आणि अमेरिकेत ते एक्सपोर्ट करतात बीफसाठी. तर त्यासाठी अमेझॉनचं कत्लेआम तिकडे चालू आहे. तर आता तेच म्हणतायत की हे सगळं बंद करा तुम्ही. मी नाही म्हणत आहे, हे सगळं जे आहे ते मी नाही म्हणत आहे. हे सगळं वैज्ञानिक, डॉक्टर आणि सगळं हे तथ्य जे पर्यावरणवादी लोक आहेत, जे डॉक्टर आहे हेल्थनी दृष्टीने म्हणतायत, आणि जे पशु कार्यकर्ता आहेत जे कृताच्या दृष्टीने म्हणतायत, ते सगळं मी नाही, ह्याच्यात माझं काही नाहीये. मी जे सगळं बोललो आहे ते तुम्ही इंटरनेटवर रिसर्च करा. तुम्हाला माहित पडेल की मिथेन जर उत्सर्जन पण, जे त्यांची संख्या हळूहळू कमी होईल, तर मिथेनची उत्सर्जन पण कमी होईल. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पशुपालन उद्योगची आपल्याला गरज आहे का? हे प्रश्न हा आहे. आम्ही औद्योगिकरणच्या विरोधात आहेत. आता कोण लहान शेतकरी आता एकाच गाय तो पाळतो आणि त्याच्या शेतमध्ये त्याला आवश्यकता असते, त्यांच्या विरोध आम्ही नाही आहे. जो मोठ्या प्रमाणात जो उद्योग जो पैदा झाला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात फॅक्टरीमध्ये गाय आणि भैंसांच्या तबेल्यात
जे मोठ्या मोठ्या तबेल्या आहेत त्यांना 500 गाय आणि 500 जे तबेले आहेत भैसांना तिकडे टाकलं जातं आणि त्यांच्या दूध तुम्ही ह्याचं औद्योगिकरण जे झालं आहे आम्ही त्यांच्या विरोधमध्ये आहे. जे माछलीचं जे औद्योगिकरण आहे, जे मोठे मोठे जे शिप आहेत ते समुद्रात जातात आणि जे मोठ्या प्रमाणावर जे माशांना ते पकडतात आणि ती प्रक्रिया तुम्ही इंटरनेटवर पहा ती कशी आहे. त्याच्यात तर ती जे मछली आहेत त्याच्यात ते किती मोठ्या प्रमाणात त्यांचं कत्लेआम होतंय. तर आम्ही यांच्या विरोधात आहे. जे कोळी समाज जो प्राकृतिकपणे जो लहान लहान माछीमार आहेत आम्ही त्यांच्या विरोधात नाहीये. जे मोठ्या प्रमाणावर होत आहे औद्योगिकरण जे झालंय आम्ही त्यांच्या विरोधात आहे. ठीक आहे. तुम्ही आता म्हटलं की सगळ्याकडे आता जगभर व्हेजिटेरियन आहारावर सगळीकडे चळवळ सुरू आहे आणि मोठ्या प्रमाणात व्हेजिटेरियन होत आहेत लोक. तर गुगलवर सर्च केलं तर मोठ्या प्रमाणात ह्या गोष्टी दिसतात आणि माझ्या माहितीप्रमाणे गुगलवर आपण जे सर्च करतो त्याला फेवरेबल अशाच गोष्टी आपल्या पुढे येत जातात, अशी गुगलची रचना आहे असं मी ऐकलं आहे. खरं कदाचित हे सांगू शकतील आपले जोसेफ सर वगैरे. तर अशा प्रकारे आपल्याला जे हवं आहे ना तेच मोठ्या प्रमाणावर आपल्या समोर येतं आणि त्यामुळे वेगन लोक जे सर्च करतात त्यांना ते वेगनचंच जास्त दिसतं आणि त्यामुळे त्यांना वाटतं जगभर चाललंय की सगळे लोक मांसाहार सोडायला लागलेत आणि मांसाहार खाणारे असताना त्यांना ते मांसाहारच दिसतं आणि त्यामुळे आम्हाला वाटतं की सगळ्या जगभर मांसाहारच करतायत लोक. एनिवे त्याच्यात मी एक पॉइंट ऍड करतो की मी जे म्हणतोय ती मी बेसिकली एक पर्यावरणवादी आहे आणि आर्य आंदोलन मध्ये मला जेल झाली होती. तर मी जे म्हणतोय ते पर्यावरणच्या दृष्टीने, मी विगनच्या दृष्टीने मी नाही म्हणत आहे. हे सगळं जे मी म्हणतोय ते पर्यावरणच्या दृष्टीने मी म्हणतोय. आणि तुम्ही आरेमध्ये पण तुम्ही ज्या पाहतात तर सर्व मोठा आरेचं जंगल मुंबईमध्ये आहे. त्याचा पण जे सर्व मोठा भाग जो गेला आहे तो डेअरी जो आहे त्याच्यात आरेमध्ये 15,000 भैंसे आहे आणि त्याची खेती जी चालू आहे त्याच्यामुळे आरेचं जास्त निकंदन झालं आहे. तर हे इकडे पण हे सगळं चालूच आहे. तर मी जे म्हणतोय ते पर्यावरण त्या दृष्टीने. आणि गुगलचं तुम्ही जे सांगितलं की जे शाकाहारी आहेत ते त्यांचं म्हणतात, मांसाहारी त्यांचं म्हणतात. तर आम्ही असं नाहीये. आम्ही जे म्हणतोय ते वैज्ञानिक लोक जे आहेत, जे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी, ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी आणि जे वैज्ञानिक जे संस्था आहेत, युनायटेड नेशनची रिपोर्ट आली आहे, जे संयुक्त राष्ट्राची पूर्ण रिपोर्ट आली आहे की 2026 पर्यंत अगर आम्ही मांसाहार तुम्ही कमी नाही केलं तर या पृथ्वीवर आपलं जीवन जगणं कठीण होईल. ही युनायटेड नेशन संयुक्त राष्ट्राची रिपोर्ट आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनची रिपोर्ट आहे की जे मीठ तुम्ही खाता आहेत ते कॅन्सरजन्य मीठ आहे. हे विगन थोडी म्हणतोय तुम्हाला. वर्ल्ड बँक ही विगन संस्था नाहीये. वर्ल्ड बँकची पूर्ण रिपोर्ट आहे की जे पशुपालन उद्योग मधून 26% कार्बन एमिशन मिथेनचं जे उत्सर्जन आहे हे पशुपालन उद्योग मध्ये होतंय. ते वर्ल्ड बँक विगन संस्था नाहीये. तर विश्वाची सर्व मोठी संस्था जे विगनचे त्यांचा काही संबंध नाहीये तेही तुम्हाला म्हणतायत की हे सगळं जे पशुपालन उद्योग कमी नाही झाला तर मनुष्याचं विलुप्तीकरण निश्चित आहे. थँक्यू व्हेरी मच. सिद्धेश, आता वाइंड अप करूया आपण. मदन साहेब, आता गोमूत्र आणि खूप मोठा विषय आहे. गाईचं शेण हे पवित्र मानले जाते, तर त्याच्यासाठी सुद्धा गायी पाळू नाहीत का? तुमचा प्रश्न रिपीट करा जरा. गोमूत्र म्हणजे गाईचं मूत्र आणि गाईचं शेण म्हणजे गाईचं मल हे जे पवित्र मानले जाते त्याच्यासाठी सुद्धा गायी पाळाव्यात का, पाळू नाहीत का? मी पुन्हा मी पॉइंट रिपीट करतो आहे. आम्ही जे शेतकरी पारंपरिक तरीकेने जे शेतकरी लहान शेतात जे गाय आणि भैसांना जे पाळतात त्याच्या विरोधात आम्ही नाही आहे. आमचा विरोध जो मोठ्या प्रमाणावर जो उद्योग चालू आहे, जो तबेले, तुम्ही माझ्या बरोबर या, जो मुंबईमध्ये तुम्ही आहे तर माझ्या बरोबर आरेच्या तबेलेमध्ये या. मी तुम्हाला दाखवतो की कशा प्रकारे भैसांना तिकडे ठेवलं जातं. तिकडे किती प्रदूषण तिकडे आहे, किती मधमाशा, मच्छर तिकडे असतात, किती तिकडे जीवाणू असतात, तिकडे किती गंदकी तिकडे असते आणि ते दूध तुम्ही जे पिता आहेत
तर हे औद्योगिकरणच्या आम्ही विरोध आहे, ह्याचा विरोध आहे. तुम्ही माझ्या बरोबर या. सगळ्यांना मी माझी विनंती आहे की माझ्यासोबत एकदा मुंबईच्या तबेल्यामध्ये या. तुम्ही दूध पिणं बंद नाही करणार तर माझी मी गॅरंटी देतो. आणि मुंबईच्या जे कतलखाना आहेत त्याच्या माझ्या बरोबर एकदा या. तुम्ही नंतर तुम्ही खाणार का? तर मी तुम्हाला चॅलेंज देतो, ओपन चॅलेंज. थँक्यू व्हेरी मच मनन साहेब आणि जोसेफ सर, तुम्ही चांगल्या प्रकारे दोन्ही बाजू आपल्या सगळ्या मंडळीच्या समोर आणलेल्या आहेत. मला वाटते आता आपण समारोप करूया. मॅक्सवेल. येस, मॅक्सवेल आहे. Yeah, so really it was very interesting session today, and I'm very much thankful to both the resource persons that we got today, Mr. Manan Desai and Sir Joseph Toscano. Finally, I just want to enunciate that balance is the rule of life, and balance that is the rule of nature. And even both of our guests today, they also emphasized on the same point. Even the optimistic people and the great noblemen like Mahatma Gandhi and Albert Einstein, they also focused on the same point. They asserted then that in the process of civilization, that we are marching from being a cannibal person to going to become a vegan person, and at the end of this civilization, all human beings, they will be vegan. That was the approach of those noblemen. Only one thing that today our expert, very first Manan Desai, he wanted to emphasize on one point, that we have to curb our activities, especially commercial activities, and we have to stop activities like animal breeding, then grazing and all those things. आणि दुसऱ्या बाजूने जोसेफ सर यांनी ज्या विषयावर मुद्दा आणला, जोसेफ सर इज व्हेरी मच प्रॅग्मॅटिक पर्सन, प्रॅग्मॅटिक सायंटिस्ट आय मस्ट से. तर त्यांनी देखील प्रात्यक्षिकवाद या दृष्टीने आपल्याला कशा प्रकारे आपला आहार घडवायला पाहिजे यावर त्यांनी आपला मुद्दा उपस्थित केला होता. दोन्हीही वक्त्यांनी सुंदरपणे आपापले मुद्दे मांडलेले आहेत आणि त्याचं खंडन इतरांच्या मुद्द्यांचं खंडन देखील केलेलं आहे. त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. आणि आजचं सेशन आता आपण आटोपतं घेऊया. पुन्हा एकदा सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद. जय वसुंधरा. शेवटी आपल्याला या वसुंधरेचा बचावच करायचा आहे. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच मॅक्सवेल. थँक्यू, धन्यवाद.